अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज जो नाम हमने चुना है वो है अल कवी। और अल कवी, जी, कवी जो है उसके बहुत आसान से माने हैं, जिसके बारे में मतलब अगर उर्दू ज़बान थोड़ी सी भी कोई जानता हो तो बहुत आसानी से उसके माने निकाल सकता है। और वो है सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला, वो जो कुव्वत रखने वाला, सबसे ज़्यादा ताकत कुव्वत रखने वाला। और ये नाम कुरान करीम में 4 जगह आया है। 2 जगह आया है ये सूरह हज में, एक जगह आया है सूरह हदीद में और एक जगह आया है सूरह शूरा में। और जो सूरह शूरा में जो है वो मतलब 4 जगह, सूरह हज में 2 मरतबा आया है ये नाम। और सूरह शूरा में जो आयत है वो बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी खूबसूरत आयत है। और उसका मफहूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने खादिमों के लिए, अपने मानने वालों के लिए बहुत ज़्यादा लतीफ़ है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। और वही है जो सबसे ज़्यादा क़ुव्वत रखता है और वही है जो उन्हें रिस्क देता है। तो हम बाज़ औक़ात डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जब हम अल्लाह ताला की बातों को मानना शुरू करते हैं और किसी कवी से हमारा मुकाबला होता है तो फिर हमें एहसास होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कवि वही ज़ात है। हमें डर जो है वो अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस कवि के रास्ते पर हैं तो फिर आपको किसी डर की ज़रूरत नहीं है। तो वो है ज़ात जिसकी क़ुव्वत सबसे ज़्यादा है, वो है जिसकी क़ुव्वत सबसे बढ़कर है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ जिसे हम कहें ना। और अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इस पूरी कायनात की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो ये जो सैयारे हैं, जो सितारे हैं, जो सूरज हैं, इन सब को, समंदर, दरिया, बिल्कुल, मतलब इन सब से बढ़कर तो सैयारे सितारे हो जाते हैं ना, पहाड़ों से भी बढ़कर, बिल्कुल पूरी गैलेक्सी, पूरी कायनात, इन सबको अपनी अपनी जगह पर रखना ये किसी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हस्ती का काम है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी हस्ती नहीं कर सकती जो कि किसी भी मामले में कमतर हो। वो अल्लाह है जो सब मामलों में सबसे बढ़तर है और उसकी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा है कि उसने इन सैयारों को, कायनात को, पूरे को अपनी जगह पर रखा। और एक और फिर जो लोग फरमाते हैं, बड़े लोग लिखने वाले इस हवाले से, वो कहते हैं कि जब भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा है, नबियों ने जब दावत देना शुरू की हक़ की, तो उनका मुकाबला हमेशा बर्तरों से था, कवियों से था। मूसा और फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मामला देख लें तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ और फ़िरौन की क़ुव्वत कहाँ। फिर अगर आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को देख लें, आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, हर एक का मुकाबला अपने से बड़ी ताकत से हुआ, लेकिन उनका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल कवी पर था जो कि अल्लाह ताला है। तो अल कवी जो है वही हमारी मदद करने वाला है जब भी किसी बड़े से बड़े ताकतवर से मुकाबला हो। और अगर आप हक़ पर हैं, अगर आप सच पर हैं, अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो बस फिर घबराएं मत, अल कवी आपकी मदद के लिए मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अल कवी की जो मदद है हमेशा अपनी क़ुव्वत से मदद अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक जगह जहाँ ओवैस का हमेशा जिम्मेदारी होती है कि वो हमें लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जा रहे हैं आज आप? मैं आज आपको एक बहुत ही ऐसी जगह जिसकी हिस्ट्री, जिसका कल्चर बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे पड़ोस का वो मुल्क है ईरान। बनाम यज़दान बख्शावंदा किसी दूसरी ज़बान में बिस्मिल्लाह का सबसे पहला तर्जुमा है। ये तर्जुमा ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। वही ईरान जिसे उस ज़माने में फ़ारस कहा जाता था। उस ज़माने का फ़ारस आज के ईरान से कहीं मुख्तलिफ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसका ताज सासानी शहनशाह खुसरो परवेज़ के सर पर था। खुसरो परवेज़ अपने लिए किसरा का लक़ब इस्तेमाल करता था। ये ईरान का वही बादशाह था जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखकर इस्लाम की दावत दी और उसने तकब्बुर में वो ख़त फाड़ डाला था। इस गुस्ताखी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा की सल्तनत के 2 टुकड़े होने की पेशगोई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सिर्फ 15 साल बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में सासानी सल्तनत टुकड़े टुकड़े होकर दुनिया के नक्शे से नाबूद हो गई। ईरान को फतह करने वाले जर्नैल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मुसलमानों की फतह ने सासानी शहनशाहत का खात्मा किया
और इस तरह ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। आखिरी बादशाह यज़दगर्द सोम की बेटी शहरबानो ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। यूरोप और एशिया के दरमियान में होने की वजह से इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी तहजीब दुनिया की उन चंद कदीम तहजीबों में से एक है जो कि अभी तक जिंदा है। ईरान का कदीम मजहब आतिश परस्ती यानी मजूसियत था, जिसकी इब्तदा ज़रतश्त ने की थी। ज़रतश्त ने 30 बरस की उम्र में अहोरा मज़दा यानी खुदाए वाहिद के वजूद का ऐलान किया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु भी क़बूल इस्लाम से पहले मजूसी मज़हब के मानने वाले थे। इस्लाम की आमद के बाद ईरान से ज़रतश्त मज़हब ख़त्म हो गया, मगर ईरानी तहजीब को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इसको और ज़्यादा तरक्की दी गई। मुसलमानों ने फ़ारसी ज़बान को फ़रोग़ दिया, हत्ता कि फ़ारसी ज़बान मुसलमानों की पहचान बन गई। मौलाना रूमी, मौलाना जामी और बायज़ीद बस्तामी जैसे सूफ़ी शायर ईरान में पैदा हुए। इस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा हाफिज़ शिराज़ी, उमर ख़य्याम और फ़िरदौसी ने दुनिया भर में शोहरत पाई। 14वीं सदी के मशहूर शायर हाफिज़ का दीवान ईरान के तकरीबन हर एक घर में मौजूद होता है। ईरान के शहर शिराज़ में पैदा होने वाले शेख सादी की हिकायात किसने नहीं सुनी। सादी इस्लाम के मशहूर मुफ़क्किर और मुतकल्लिम इमाम गज़ाली निशापुर ईरान के रहने वाले थे। इमाम गज़ाली की जामे शख्सियत और इल्मी कमालात के सबब दुनियाए इल्म पर उनकी फ़िक्र ने गहरे असरात छोड़े। सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ईरान के शहर जिलान से थे। इसके अलावा जाबिर बिन हयान, अल-फ़ाराबी, अल-ख्वारज़मी और अल-बैरूनी जैसे मुफ़क्किर और साइंसदान इसी सरज़मीन ने पैदा किए। ईरान खिलाफत के बाद समानी, गजनवी, सल्जोकी, मंगोल और तैमूर लंग की सल्तनतों का मरकज़ रहा। 1512 में यहाँ सफ़वी दौर शुरू हुआ और शाह इस्माइल पहले बादशाह बने। नादिर शाह ने 1736 में ईरान में अपनी हुकूमत कायम की। शहंशाहत का ये सिलसिला आखिरी ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी तक कायम रहा। 1979 में ईरानी इनकलाब रूनुमा हुआ, बादशाहत का खात्मा हो गया और ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान बन गया। इस इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी थे। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है। ईरान की मौजूदा आबादी 8 करोड़ 38 लाख है। 99.4% ईरानी मुसलमान हैं। ईरान की सरजमीन बेशुमार तफरीही और सयाहती मुकामात से ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। आयतुल्लाह खामनाई ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और हसन रूहानी मुल्क के सदर हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक गैर सरकारी इदारे के मुताबिक 1999 से 2019 तक तेज़ाब गर्दी के 3,791 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तेज़ाब इंसानी आज़ा को इस तरह से जलाता है कि वो मस्क होकर आपस में जुड़ जाते हैं और तेज़ाब गर्दी का जो शिकार ख़वातीन हैं उनके मुताबिक तेज़ाब से आज़ा के जल कर मस्क होने की तकलीफ़ इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ उस चेहरे के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारना भी होती है। एक ऐसे ही चेहरे ने सफ़े अव्वल की ब्यूटिशियन मुसर्रत मिसबा को स्माइल अगेन तंजीम बनाने पर मजबूर किया। तेज़ाब से मस्क चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए मुसर्रत मिसबा क्या कर रही हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत मिसबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। सबसे पहले तो आपको, आप सबको भी, जो देख रहे हैं उन सबको भी। डिफरेंट रमज़ान है लेकिन बहरहाल मुबारक तो है।
बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान मुबारक है और हमेशा मुबारक ही होगा, डिफरेंट ज़रूर है। हम जो बात कर रहे हैं आज तेज़ाब गर्दी के हवाले से और आपकी जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है जो कि उन मस्क शुदा चेहरों को दोबारा से ज़िंदगी देती है और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है। पिछली मरतबा भी आप हमारे प्रोग्राम में आई थी, आपने बताया था कि कितने केसेस आपने मुकम्मल कर लिए हैं। अब तक क्या सूरत हाल है, कितने ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप दोबारा से ज़िंदगी की तरफ ले आई हैं? हमारे पास 760 केसेस रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 760, और इन 760 केसेस को अभी भी वो अपने ऑपरेशंस जो हैं उनकी जारी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक चेहरा जिसको इस बुरी तरह से मस्क कर दिया गया हो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सो वी कीप ट्राइंग और ऑपरेशंस होते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि अगर किसी की बीनाई जो है वो वापस आ जाए या किसी की गर्दन जो कि जुड़ गई थी, जैसे अभी आपने बताया कि तेज़ाब जो है वो स्किन को जोड़ देता है, अगर वो मूवेबल हो जाती है या उंगलियां या हाथ जो है वो काम करने लगते हैं, तो फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं ताकि वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ जब आएँ तो ख़ुद मुख्तार भी हों और बाइख्तियार भी हों। तो आवा, इसमें ज़हनी रिहेबिलिटेशन कितना, आप लोग इस पर कितना फोकस होता है? क्योंकि जाहिर है जब एक किसी लड़की को या किसी खातून को आप लोग ये बताते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं और हम आपके चेहरे को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो इनिशियली तो उनके जहन में ये आता होगा कि शायद पहले जैसा हो जाए या बहुत करीब तर उसके हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। चाहे साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तेज़ाब एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे को या किसी भी स्किन को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। तो मेंटल रिहेबिलिटेशन का अमल दखल कितना होता है आप लोगों के जो भी की मदद का जो अमल है उसमें? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अव्वल तो ये कि ये बच्चियां जब जल जाती हैं तो अरसे गुज़रने के बाद वो अपने चेहरे को शीशे में देखती हैं। उस वक़्त तक उनके घर वाले या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जैसे हमारे इदारे के अंदर जो रजिस्टर्ड बच्चियां हैं, हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं। ज़ाहिर है कि उनको उस तकलीफ़ से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि चेहरा जो है वैसा नहीं रह गया, लेकिन जो फैक्ट है वो ये कि हर बच्ची जो जलाए जाने या तेज़ाब फेंकने के बाद अपना चेहरा देखती है तो वो जीना नहीं चाहती है, वो बहुत मायूस होती है, उसका वो चेहरा ही नहीं रह गया है। तो हम फिर जो मेंटल उनकी जो हेल्थ के लिए हम उनको ना सिर्फ डॉक्टर से मिलवाते हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे ख़ानदान वालों को भी, क्योंकि उनके ख़ानदान वाले जो हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत सी दफ़ा उनके रवैये जो हैं वो भी ज़रा कुछ ठीक नहीं होते। तो जहाँ हम उन बच्चियों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाते हैं, दोबारा मुस्कुराने की तरफ लाते हैं, वहाँ पर उनके घर वाले, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके जो मेंटालिटी है उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि वो बच्चियाँ जो कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, चाहे उनका चेहरा कितना ही मस्त क्यों ना हो, उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरे लोगों को मजबूर करता है कि वो उनके साथ जो है वो बेहतर सलूक करें। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। तेज़ाब गर्दी के हवाले से बात करते हैं कि तेज़ाब गर्दी एक ऐसा अमल है जिससे इंसान जो है वो मुतासर होता है तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है। और अगर 1999 से लेकर 2019 तक की बात की जाए तो तेज़ाब गर्दी के 3791 केसेस रिपोर्ट हुए। तेज़ाब गर्दी के हवाले से काम करने वाला एक इदारा है स्माइल अगेन फाउंडेशन, और मुसर्रत मिसबा साहिबा इस इदारे की रूह रवां हैं, और उन्होंने अब तक बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके चेहरों को रिस्टोर करने की कोशिश की है और उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए काम किया है। मुसर्रत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत मिसबा साहिबा, जब ये ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का शिकार होती हैं तो एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाती है और फिर जाहिर है कि उनके ख़ानदान वालों की भी ज़िंदगी तब्दील होती है, और फिर जैसा कि हम देखते हैं कि जो इकनॉमिक उनकी जब एम्पावरमेंट होती है तो फिर वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ आने के लिए मजबूर आने पर जो है वो आती हैं, और बाकी लोग भी उनसे जो है वो दोबारा सही तरीके से अपना रब्ता रख लेते हैं। इस हवाले से कानून साजी जो है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कानून साजी क्या है और कानून साजी पर कितना अमल होता है।
देखिए, किसी भी जुर्म को ख़त्म करने के लिए बहरहाल कानून की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उस जुर्म को ख़त्म करना है तो उसका लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। कानून बहुत से हैं हमारे मुल्क में, तो दरख्तों के ऊपर भी कानून है, जानवरों के ऊपर भी कानून है, तो जो एसिड मार्ट विक्टिम्स हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन उनको लागू करना बहुत ज़रूरी है। उनके स्पीडी ट्रायल्स और उनकी जो सज़ाएं हैं वो बहुत सर्टन होने चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ डिले होता है वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो बहुत नाउमीदी का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ तो डिले नहीं होता, 2011 ये भी से बताएं कि क्योंकि आपने तो इन केसेस को बड़े करीब से खुद देखा होगा, डिले तो होता ही है, वो तो बहाना हो जाता है ना कि भाई आज जज साहब नहीं थे तो वकील नहीं था, तो आज फलाना नहीं थी चीज़ तो ढमकाना चीज़ नहीं थी। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि जो मुल्जिम होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है कि उसने भाई तेज़ाब फेंका औरत पे, वो बड़ा उसके घर वाले या उसके जो रिश्तेदार हैं वो ख़वातीन को, उनके घर वालों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। उसके हवाले से पुलिस की मदद या जो इदारे हैं उनकी मदद आप क्या होते हुए देखती हैं कि वो करते हैं? देखिए, इनकी जो FIRs लिखी जाती हैं वो बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले जो हैं वो जितनी भी कोशिश कर लें वो उसको सही तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन लिखते वक्त अगर पुलिस वाले उनकी मदद कर दें और उनको वो शिके बता दें जिसके तहत वो सज़ाएं पा सकते हैं, तो यकीनन एक चीज़ बहुत बेहतर हो जाती है। नंबर 2 ये कि जो घर वाले होते हैं उस आदमी के जो परपेट्रेटर है उसको वो हमेशा जान पहचान वाले लोग ही होते हैं, तो पूरा ख़ानदान जो होता है वही उस बच्ची के ख़ानदान वालों को प्रेशराइज़ करता है कि अब तुम्हारी तो बेटी जल गई है, उसका तो हाल ही बुरा हो गया, मेरे गबरू जुबान को माफ़ कर दो और ये लो थोड़े से पैसे ले लो। तो ये किस्म का कंपाउंड जो क्राइम है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादती हो जाती है। इसमें चाहे वो कम तेज़ाब फेंका गया हो, ज़्यादा फेंका गया हो, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले और उस मर्द के, उस लड़के के जो करीब तरीन जैसे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको चाहिए कि उसकी सज़ा जो है उसमें रखना ना डालें, क्योंकि अगर आज वो उस बच्चे को सज़ा नहीं देंगे या दिलवाएंगे तो वो और शेर हो जाता है, और इसी वजह से इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर तेज़ाब की दस्तयाबी जो है वो भी बहुत आराम से हो जाती है। आप 150 रुपये में, 100 रुपये में जो है वो तेज़ाब जो है वो ख़रीद भी लेते हैं। ख़रीदते वक्त अगर दुकानदार भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का इजहार कर लें और लेने वाले का ID कार्ड मांग लें, उसके लिए भी कानून मौजूद है जो सेल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगेन वो इस तरह से लागू नहीं होता। अच्छा, ऐसी खतरनाक किस्म की चीज़ें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और इसी खित्ते के मुल्कों में आज तक बेची जा रही हैं और उसके हवाले से कानून कोई नहीं बना। अमेरिका में भी गन्स बेची जा रही हैं, अमेरिका में गन क्राइम है। हाँ नहीं, अमेरिका में गन क्राइम है, लेकिन ब्रिटेन में आप तेज़ाब और इस किस्म की चीज़ें, केमिकल्स नहीं खरीद बेच सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर परमिट चाहिए होता है। जो केमिकल्स बेचते हैं वो सिर्फ लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, वहां पर इस तरह का खुला कानून नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान को करने की कुछ लाजमी जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे हमारे पास, हाँ जी फरमाइए। जी मैं समझ, ये कानून हमारे पास भी मौजूद है। जो सेल करता है वो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, मगर जब वो सेल कर रहा हो तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, और उसी सिलसिले में हमने पूरी एक कानून जो है उसका ड्राफ्ट बना के और उसकी अप्रूवल लेके बस हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। लेकिन ज़ाहिर है उनके और भी बहुत से काम हैं और शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जुमला हर काम से पहले आ जाता है। हम जब भी कोई कानून इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो अक्सर लोगों से बात होती है, वो कहते हैं उनके और भी बहुत सारे काम हैं। वो कौन से काम है पता नहीं, जो ये कवानीन बन नहीं रहे और 400 आदमी जो हैं वो असेंबली में बैठे हैं और कवानीन नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ख़वातीन के हवाले से कवानीन जो हैं वो बहुत ही मसा ही बनते हैं। सो मेरे ख़्याल में इट्स अबाउट टाइम कि इस किस्म के घिनौने जो जुर्म हैं और जो मुजरिम हैं उनकी सज़ाएं भी यकीनी हों और कानून साजी भी जल्द से जल्द। अच्छा, कोई ऐसे केसेस हैं आपके जहन में जो आते हो कि जिसमें वाकई सज़ा हुई हो और सख्त सज़ा हुई हो तेज़ाब फेंकने वाले पर, और वो जो सख्त सज़ा होती है वो मैक्सिमम क्या होती है? जी हुई हैं। हमारी एक बच्ची का भी कराची में पिछले साल जो सज़ा दी गई वो 32 साल की दी गई है। इसके अलावा भी 76 ईयर्स की भी सज़ा दी गई है।
लेकिन ये सज़ा दिन रात काउंट होते हैं। सज़ा के अलावा जो है वो उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। अगर वो कंपनसेशन नहीं देंगे तो भी वो सज़ा में ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन ये भी हुआ है कि ऐसे मुजरिमों को ईद बकरीद में जो है वो माफ़ी भी दे दी जाती है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। अच्छा, एक और एंगल भी है इस चीज़ का कि जब ख़वातीन पर तेज़ाब फेंका जाता है तो उनके अपने घर वाले बहुत मर्तबा उन्हीं को ब्लेम कर रहे होते हैं, उनकी किरदारकुशी होती है। ऐसी लड़कियों का फिर आप किस तरह से उनका मोराल बुलंद करती हैं और उनके हवाले से फिर आप लोग कैसे काम करते हैं? ये सब वही मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है। देखिए, चाहे कितनी ही गुनाहगार हो, चाहे कितनी ही कोताही और कितनी ही गलती हो, सज़ा इस किस्म की देने का प्रोगेटिव किसी को भी नहीं है, ठीक है। और जलाए जाने की सज़ा ये तो हम इंसानों को हम कर ही नहीं सकते। सो मैं समझती हूँ कि जो ख़ानदान वाले हैं, जो घर वाले हैं, अगर उनका एक पॉजिटिव रवैया हो तो आसपास के लोगों का भी रवैये पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं अपनी छोटी सी यहाँ पे मिसाल देती हूँ कि वो बच्चियाँ जो कि डेपेलेक्स में काम करती हैं और वो ब्यूटी का काम कर रही हैं और उनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल मस्क हो चुके हैं, वो बच्चियाँ जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो ख़वातीन जो थीं उनसे काम नहीं करवाती थीं। उनका रवैया ये था कि नहीं, आप प्लीज़ हमें ना करने दीजिए, किसी और को बुला लीजिए। लेकिन जैसे जैसे वो आती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके काम देखे तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो जहाँ हम थोड़ी सी आगाही जो है वो और बेहतर तरीके से दें, घर वालों को समझाएं, बताएं मजबूरियाँ हैं, गरीब हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो उनको प्यार नहीं करते, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। अगर कोई कोताही या कोई गलती है तो उसकी सज़ा हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती जो कि कोई भी शख्स हाथ में बोतल लेके या जग से तेज़ाब डाल दे, या लड़कियां पैदा होने की सूरत में माँ जो है उसको जला दिया जाए कोई भी बहाना करके। ये सब इसमें दो और चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो केसेस होते हैं ये क्या किसी ख़ास इकोनॉमिक क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं कि जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास वहीं पर ये केसेस ज़्यादा होते हैं, या अपर क्लास में भी और जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ तबका है उसमें भी इस तरह के केसेस आते हैं? इस तरह के केसेस वेल ऑफ तबके में भी आते हैं, लेकिन बहुत कम है। और वहाँ पर जो सज़ाएँ होती हैं वो भी कहीं छुप छुपा जाती हैं। जहाँ पे हम थोड़ा सा लोअर इनकम ब्रैकेट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस किस्म के वाक़यात और हादसा ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी कि शादी से इनकार करने पे सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। हालांकि हमारे मज़हब में शादी करने से पहले बच्ची से पूछा जाता है या उसकी भी पसंद मालूम की जाती है। जहेज़ के ऊपर होता है। जहेज़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने देखा कि बेटी को क्या जहेज़ दिया गया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखें तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को वो कितना प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे, क्या वो उनको जहेज़ दे नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने ये जो रस्म थी, जो रिवाज था, उसको ख़त्म किया था। और उसके बाद फिर जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं उसके बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है कि बच्चियों को कितने हिस्से मिलने चाहिए। और फिर शादी ना होने की या नाकाम होने की सूरत में जहाँ मर्द को तलाक का हक़ है, वहाँ पे ख़वातीन को खुला की भी इजाज़त है। तो ये तमाम चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। जब हम ये समझ ही नहीं पाते तो इसमें खाली तालीम नहीं है, हमें यहाँ पे मज़हब से दूरी की भी बात हो रही है। ये रवैये हैं जिनका चेंज होना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मर्दों के हवाले से भी केसेस सामने आते हैं कि मर्दों पर भी फेंका गया होता है तेज़ाब? बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन वो दुश्मनी के तहत होते हैं। और ऐसे भी वाक़यात हुए जहाँ पे कोई मर्द जो है वो घर की 2-3 ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहा हो तो ख़वातीन ने भी उनके ऊपर फेंका है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि वो ख़वातीन पकड़ी भी फ़ौरन गई, उनको सज़ाएँ भी फ़ौरन मिल गई, और जो शख्स जिसके ऊपर डाला गया उसका इलाज भी बहुत अच्छे तरह से बाकी सारे ख़ानदान वालों ने मिल के कर दिया। तो ये रवैये और ये सोच जो हैं वो हमें अपने माशरे से ख़त्म करने पड़ेंगे। ख़वातीन के साथ ये सलूक हमारी सोच की वजह से भी होता है। हम अपने बच्चों को जब तरबियत देते हैं माएँ,
तो वो बेटियों को तो बहुत कुछ सिखा रही होती है लेकिन बेटे को नहीं सिखा रही होती। तो यहाँ पे माओं की भी गलती है कि आप उनकी तरबियत में उतना ही तवज्जो दें जितना आप बेटियों की तरबियत में देते हैं। यानी कि एक तो ये कि हम दीन से दूरी को ख़त्म करें, अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है उस पर अमल करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सुन्नत से जो हमें सिखा दिया उस पर अमल करना ज़रूरी है, फिर तरबियत करना ज़रूरी है, और फिर सबसे आखिर में वो जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है उसे सही तरीके से उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर ये मसाइल ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, वक्त दिया आपने। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। आज के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनकी मोबाइल से दोस्ती ज़्यादा है और किताबों से ना होने के बराबर है। आज के बच्चे अपनी ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्होंने वो कहानियाँ, वो नज़में नहीं सुनी जो हम बड़े हुए सुनते सुनते। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बचपन की जितनी कहानियाँ हैं वो नहीं सुन सकते और ना ही वो जानते हैं उनके हवाले से। तो हमारे बचपन की कहानियाँ और नज़में बच्चों तक कैसे पहुँचें, ये बड़ा अहम सवाल है। और बच्चों की किताबें, मतलब बच्चों की किताबों से कैसे दोस्ती कराई जाए, ये भी बड़ा अहम सवाल है, मुश्किल सवाल है ये। और ये पेरेंट्स को करना भी नहीं आता, और शायद इसलिए भी नहीं आता कि क्योंकि उनकी अपनी भी जो किताबों से वाबस्तगी है कुछ और हो गई है, उनकी भी मसरूफियात किताबों वाली तो रही नहीं है, उनकी भी दोस्ती जो है मोबाइलों से ज्यादा हो गई है। तो जब दोनों ही तरफ मोबाइलों से दोस्ती ज्यादा हो गई है तो फिर बच्चों को किस तरह से अपने दौर की नज़में और जो कहानियां हैं उनसे वाकफियत कराई जाए। मारूफ गुलकार और अदाकार खालिद अनम साहब के पास जो है इसका बड़ा खूबसूरत हल है, और वो हल क्या है उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ खालिद अनम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। खैर हम पे तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन हम न्यूज़ पे आए हूँ तो ये खुशी की बात है। नहीं, हमारे लिए भी ये खुशी की बात है, बिल्कुल। और जाहिर है जो जितना काम आपने किया हुआ है और जब से आप काम कर रहे हैं, हम आपके फैंस में शामिल हैं असल में, तो आपसे बात करना हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात है। तो आपका लॉकडाउन कैसा गुजरा? लॉकडाउन तो चूंकि मैं तबीयतन खुद एक जरा तन्हाई पसंद इंसान हूं, तो मुझे तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हो सकता है कि मेरे घर वालों को हुई हो, लेकिन नहीं। हम सबको लॉकडाउन का एहतराम करना चाहिए कि इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, और हमारी अपनी अपनी हुकूमतें जो हमें अहकाम जारी कर रही हैं, इंटरनेशनली भी जो अहकाम मिल रहे हैं, हमें उन सब पे कारबंद होना चाहिए। रही बात यह कि आपने इब्तिदाई में अपने कहा था कि तालीम और किताबें और बच्चे, देखिए इसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों ही का हुआ है कि स्कूल बंद हो गए, सब हो गए। तो ये बड़ा अच्छा सुनहरी मौका सबके लिए है कि पहली बात तो जो मैंने सीप एक अपना पोर्टल खोला है, सीप यानी चिल्ड्रन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल, तो उसका सबसे पहला अव्वलीन मकसद ये है कि हम अपनी जुबान से दोबारा आशना हो जाएं। अब मुझे नहीं पता, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा आपको अलिफ बे आती है, तो आप में से दोनों में से किसको पूरी आती होगी? बताइए, सच से बताइए। अगर किसी टेलीविजन होस्ट को उर्दू में जो प्रोग्राम कर रहा हो उसे ना आए तो उसे फौरन टीवी स्क्रीन से हटा देना चाहिए। बाकी पूरी कौम को रूल आउट कर दिया। इस मुल्क में रहने वाला जो उर्दू जानता पढ़ता है, जिसकी कौमी जबान उर्दू है, उसको अगर अलिफ बे ना आए, मैं तो ये कहूंगी तो बहुत गलती की बात आनी चाहिए। और हमें भी आती है, बिल्कुल आती है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात की है, आपने मेरे दिल की बात की है। वाकई अगर हमें अंग्रेजी ना आए तो कोई इस पे शर्मिंदगी की बात नहीं है, उर्दू ना आए तो वाकई शर्मिंदगी की बात है। और हम मुख्तलिफ चैनल्स पे देख चुके हैं हमारे बेचारे को, जो नए नए जिसे हम रंगरूट वो कहते हैं ना, वो आए होते हैं होस्ट, तो वो बड़ी बड़ी फौज गलतियां कर जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके लिए भी पोर्टल अच्छा है कि उन्हें उर्दू जबान से दोबारा लगाव पैदा हो जाएगा। बेसिकली ये है कि मैंने ऑफ लेट देखा था कि अमूमन माएँ आजकल जो हैं, चूंकि मेरे भाई ने बहुत सही बात कही कि वालिदैन का ट्रेंड नहीं रहा किताबें पढ़ने का, तो जाहिर सी बात है बच्चों का क्या रहेगा। तो वो खाना खिलाते हुए भी सामने टैबलेट रख देते हैं, मोबाइल रख देते हैं, और वो अंग्रेजी नज़्में, अंग्रेजी चीजें सुनाए जा रहे होते हैं उस पर। तो क्यों ना अपनी जबान को, जब इतना अच्छा मीडियम, एक वसीला हमारे पास मौजूद है, तो उसके जरिए हम क्यों ना अपनी ही जबान को फैलाएं और उसको जबान ज़द आम करें, जो कि मैंने किया। अगर आपको मौका मिले तो जरूर आप सीप ऑफिशियल मेरा यूट्यूब पेज है, उसमें कुछ नज़में बच्चों की मैंने डाली हैं और हर हफ्ते डाल रहा हूँ।
तो उसको आप दिखाइए, लोगों को भी दिखाइए, और मैं उनसे भी कहूंगा सीप इज एंड CEEP सीप, तो वो जरूर आप देखें। और अच्छा, देखिए नज़में हमें जी, इसमें जो नज़में हैं वो कौन सी नज़में, क्योंकि एक तो वो नज़में थी जो कि हम बचपन में सुनते थे, और अब कुछ नज़में और भी ज़ाहिर है बनी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा या तो आम नहीं हुई है, इतनी मशहूर नहीं हुई है, ये इतनी ज़्यादा उनकी शायद वो इतनी सहल नहीं है कि वो ज़बान पर नहीं चढ़ती, याद नहीं होती। तो जो नज़में आप सिलेक्ट करते हैं वो कैसे चुनते हैं? ये नज़में जो हैं सारी ये मैंने अपनी खुद लिखी हुई हैं। अच्छा। इन तमाम अरसे में जो अरसा दराज 30 साल 35 साल में बच्चों के प्रोग्रामिंग से मुंसलिक रहा हूँ, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसी पे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया है कि टू स्प्रेडिंग एजुकेशन थ्रू मीडिया। तो और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मीडिया में वो कुव्वत है कि वो पूरी हमारी कौम की तकदीर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर हम जब बड़े हो रहे थे तो हमने तो मुस्लिउद्दीन साहब, सोहेल राना साहब, खलील अहमद साहब, इन सब ने और पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी तहजीब और तमद्दुन को नजर में रखते हुए वो तमाम चीजें की थी जो पाकिस्तानी तहजीब से जुड़ी हुई हैं, ना कि किसी गैर मुल्क। अब 500 साल से एक बच्चा बाबा ब्लैक शीप गा रहा है। हाँ। मुझे बताइए उसका मतलब क्या है? सर, तो इसीलिए तो आपको अपने प्रोग्राम पे बुलाया है कि आप आज माँ बाप को भी जरा इस चीज की जरा झंझोड़ कर जगाएं कि एक थरड़ का टोट बटोट बताएं उनको, वरना फिर ब्लैक शीप ही नजर आएंगे हमें पूरे माशरे में। आप देखिए ना, ब्लैक शीप ही है ना चारों तरफ, और क्या है, बाबे भी हैं और ब्लैक शीप भी है। तो भाई उनको अपनी जबान में, हमारी अपनी इलाकाई जबानें बड़ी खूबसूरत है, उन इलाकाई जबानों की कहानियां बड़ी उम्दा हैं। टोट बटोट बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। मौलवी इस्माइल मीरठी की नज़्में हैं, उस रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। फिर अल्लामा इकबाल की जुगनू और बच्चा है, फिर अल्लामा इकबाल की बेइंतहा नज़में हैं। तो बहुत सारे, हमारे अमजद इस्लाम अमजद भाई ने बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं। तो क्यों ना उनको हम पकड़ के उनको हम लोगों तक पहुंचाएं, और ये मीडिया का काम है कि उसको कॉमन करे, आम करे। जब वो आम हो जाएंगी तो खुद ही जबान ज़दे आम हो जाएंगी। तो चूंकि जो चीज दिखा, और इसमें हमारा तालीमी निज़ाम भी, इसका भी बड़ा फुकदान है कि वो ऐसे मैं स्कूलों को भी जानता हूं जो उर्दू बोलने को बुरा समझते हैं। क्यों समझते हैं? मैं उसको जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं आप, लेकिन जबान आपकी उर्दू है, आप उसको। और देखिए मेरा चूंकि ताल्लुक बच्चों की तालीम से रहा है, और मैं वैसे आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चिल्ड्रन थिएटर मैंने पढ़ा है जर्मनी से। वो ये कहते हैं कि जब तक बच्चा अपनी मादरी जुबान में नहीं बोलना सीखेगा और समझना सीखेगा, वो कोई और जुबान अच्छी तरह नहीं सीख सकता। बिल्कुल। तो ये तो रिक्वायर, हमारी जरूरत भी है। बिल्कुल। या तो ये कह दिया जाए कि भाई उर्दू हमारी कौमी जबान नहीं है। मैंने तो माँ बाप को बच्चों से ऐसे बात करते देखा जैसे अल्लाह माफ करे मैं अपने कुत्ते से बात करता हूँ। कम हियर, सिट डाउन, नो, डोंट, ऐसा थोड़ी है यार। अच्छा, हमने वैसे भी उसके बाद में उर्दू और अंग्रेजी का ऐसा एक मगलूबा सा बना दिया है कि जिसमें कोई भी जबान मुकम्मल नहीं है। और मैं मतलब हम जब तालीम हासिल कर रहे थे तो ये मशक करते थे कि अगर 2 मिनट तक आप गुफ्तगू करें और उसमें अंग्रेजी का कोई लफ्ज ना आए तो ये कोई कर ही नहीं सकता था। ये मुकाबला होना चाहिए। मुझे लगता है कि चैनल को चाहिए कि जब भी किसी को नए को रखे उससे कहा जाए कि आप उर्दू में खालिद बात कीजिए 2 मिनट तक, उसमें ओके, आई मीन, यस ये ना आए तो फिर वो जरूर इसमें पता चल जाएगा। देखिए मैंने जो अपनी सारी नज़में लिखी हैं वो मेरा इरादा ये है कि सीप के जरिए लोगों तक पहुंचना, आम लोगों तक पहुंचना, और उनमें आम आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है। मिसाल एक गाना है कि दांतों से नाखून ना काटना, हमारे यहाँ गंध है। देखिए इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है। फिर ये कि दांत ब्रश करने के ऊपर गाना है। फिर ये कि छींकते हैं या खांसते हैं तो मुंह को ढांकने उस पे गाना है। फिर यह कि मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो अपनी जुबान में जानवरों की आवाज में गाए हुए वो अपने बारे में बच्चों को बता रहे हैं और सब उर्दू में है। फिर यह है कि उसके अंदर यह भी है कि मुल्क को
और जैसे आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। अब हर तरह की सफाई इसमें आ जाती है ना। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद, इसी उसूल पे काम करें, रखें सेहतमंद पाकिस्तान को। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को, मैंने तो अपने साथी मेरे तजुर्बे में है कि स्कूल के सामने से हम गुजरते हैं तो वो जो वालदाएं, माँ बाप या ड्राइवर जो भी बच्चों को पिक करने आते हैं, वो गाड़ी जाती है, शीशा खुलता है, जूस का खाली डब्बा बाहर आता है। बिल्कुल ऐसा ये कैसा स्कूल है? बिल्कुल। ये कैसे वालिदैन हैं जो बच्चों को तमीज तक नहीं सिखा रहे? और मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा, मुझे उन पे अफसोस है। मेरी उससे मुदबाना हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस पे ध्यान दीजिए खुदा रहा। बिल्कुल सही, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। इनको कौम के मेमार कहते हैं ना। हाँ, कौम के मेमार हैं। अब ये मेमार जब इस तरह होंगे तो आगे क्या होगा। तो सीप ऑफिशियल जो है वो ये YouTube चैनल है, बच्चों की नज़में हैं इस पर, जिस पे बच्चे एंटरटेन भी हो सकते हैं, सीखेंगे भी बहुत, सीखेंगे भी। तो सीप ऑफिशियल को देखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने 21 रमज़ानुल मुबारक को जाम शहादत नोश किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम के साथ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इसी हवाले से उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने के लिए और उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है मज़हबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब को, और उनसे हम जानेंगे कि हज़रत अली की ज़िंदगी से हम बहैसियत मुसलमान क्या सीख सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत मेनली और बड़ी सामने नज़र आती हैं, हाईलाइटेड हैं उनकी पर्सनैलिटी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही फैसिनेटिंग और एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार के बारे में हम और बहुत अमेजिंग शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सैयदना अली की लाइफ के बारे में अगर आप देखें तो शुरू से ही, बचपन से अगर आप देखें तो वो एक बहादुरी की एक आला मिसाल है। सबसे पहली बात यह कि हक़ को तस्लीम करना, यानी छोटी सी उम्र में हम लोग सोचते भी नहीं है कि एक बच्चा 7-8 साल का जो है वो कितनी कैपेसिटी होगी उसकी कि हक और बातिल में फ़र्क जो कर सके। बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की तो आप सबसे पहले थे जिन्होंने उस दावत को कबूल किया, यानी अपनी मतलब ज़ौजा जो है ना मोहतरमा के बाद। और यानी कि देखें कि उस मैसेज को एक तो एक्सेप्ट करना और फिर दूसरा ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पूरी अपनी सपोर्ट देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात इसी की मिसाल हमें आगे जाके मिलती है कि जब हिजरत का मौका आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया कि अब आप यहाँ से जगह को छोड़कर मदीना चले जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे बिस्तर पर अपने इन्हीं कज़न को, अपने इन्हीं को वहाँ पे कहा कि आप मेरी जगह पर रहें। अब इसके बारे में बाज़ मुफस्सिरीन ने और यानी तारीख़दानों ने बहुत कुछ लिखा कि ऐसा करने की वजह क्या थी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, जो कोई उनके प्लान्स हैं, उनके जो है इरादे हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल भी जाते हैं तो पीछे किसी को रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो चाहते थे कि जो उन्होंने किसी की कोई अगर अमानतें देने वाली हैं तो वो सैयदना अली उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। दूसरी बात कहते हैं कि वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बहुत बड़ा टेस्ट भी था। और अमेजिंग बात यह है कि वो वहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, बाहर लोग हमले के लिए तैयार हैं, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं उसके बारे में कि वो जो मेरी रात की नींद थी, इससे बेहतर नींद मुझे नसीब ही नहीं हुई कभी। जिसके बिस्तर पर वो लेटे हुए थे। तो फिर वो गारंटी वाली बात जो थी कि मुझे यकीन था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि सुबह वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाना। तो जब मिलने के लिए आने की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, बिल्कुल, फिर तो वो गारंटी होगी। और दूसरी इसमें बड़ी खूबसूरत बात यह भी है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, इनकी एक अल्लाह पर तवक्कल जो है ना, अगर आप इनकी लाइफ में से एक चीज़ निकालना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला पर बेपनाह तवक्कल, मतलब इतना तवक्कल कि कभी इंसान खुद भी हैरान होता है कि इतना तवक्कल मुमकिन आखिर कैसे था। और जब आप ग़ज़वा खंदक की बात करते हैं तो एक बड़ा ऐसा वाक़या जहाँ पे तमाम लोग चाहते थे कि हमें एक टाइटल मिल जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगी अलम जो है वो किसी ना किसी सहाबी के हाथ में ज़रूर दिया करते थे कि वो इसका, जिसको फ्लैग बेरर कहते हैं, वो होगा। लेकिन इस दफ़ा ख़ास बात ये थी कि आपने कहा, आपने ये बात इरशाद फरमाई कि मैं जिसको अब कल दूंगा अलम
वो ऐसा शख्स होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। अच्छा, ये बात इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि सभी मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर आपने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस पे तमाम सहाबा सोचते थे कि काश हमें मिल जाए, क्योंकि बाकी सहाबा के भी ओपिनियन उसमें आए। उन्होंने कहा कि जी हमें कभी ना इमारत का कभी शौक था, ना कभी लीडरशिप का शौक था, ना हमारा दीन कभी इस मिजाज को पसंद करता है कि इंसान खुद से अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन इस मामले में चूंकि इतनी बड़ी बिशारत मिल चुकी थी, सब चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिल जाए कि जिसको ये गारंटी मिल चुकी हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। तो फिर सुबह के टाइम जब ये मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलम जो है वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थमा दिया। और इसी वाक़े के अंदर ग़ज़वा खंदक के अंदर, वैसे तो सैयदना अली के वाक़यात अगर आप देखें तो वो बेपनाह हैं, यानी ग़ज़वा बदर से लेके ओहद से लेके, लेकिन खंदक का वाक़या बहुत ख़ास मैं समझता हूँ इसलिए क्योंकि आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है उनको अगर आपने सैयदना अली का एटीट्यूड देखना ना कि उनका मिजाज क्या था, उनकी तबीयत क्या थी, उनका अल्लाह पे तवक्कल क्या था, तो वो ये ग़ज़वा खंदक में आपको बड़े भरपूर तरीके से समझ में आएगा। और वो वाक़या ये कि एक बहुत ही बड़ा बदमाश और एक बहुत बड़ा आप कह लें कि फन खां उस ज़माने का जिससे सारे डरा करते थे, यानी कि उसका नाम था अमर इबन अब्दी वुद। ये वो एक उनका ताकतवर समझ लें कि एक फौजी था जिससे आप समझ लें कि माएँ जो है ना बच्चों को डराया करती थी कि भाई अगर तुमने रात को ऐसे मस्ती वगैरह की तो मैं अमर इबन अब्दी वुद जो है ना वो आके तुम्हें ठीक करेगा। और लोग उसको यानी लिटरली उसको एक मॉन्स्टर समझते थे। और ये वो शख्स था जिससे लड़ना कोई नहीं चाहता था, मतलब इसको अनडिफीटेड कहते हैं ना, हैवीवेट चैंपियन था ये। तो ये जो है अब ये एक बहुत ही भारी कद का और बड़े जिस्म का आदमी था और ऊपर से आर्मर भी इतना पहनता था कि जो यानी हमारे जैसा बंदा तो आम उठाना भी मुश्किल है, पहनना तो दूर की बात। तो वो जो है वो क्या करता है, अब खंदक आपको पता ही है, खंदक खुद ही थी, सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एडवाइस दिया था। अच्छा, ये एक बीच में खंदक जहाँ पे थी, एक जगह पे खंदक थोड़ी कम थी, वहाँ से ये घोड़ा टाप के आ गया। मतलब इसकी बहादुरी, इसकी शुजात को भी देखें कि ये वहाँ से उस पतले एरिया में से ना कहीं पे ऐसी जगह पे आ गया जिसको कह सकते हैं नो मैंस लैंड है, जहाँ पे पूरी फौज तो नहीं आ सकती, बहरहाल ये किसी तरह वहाँ पहुँच गया। और इसने वहाँ से ये घोड़े से उतरा और इसने जाके एक ललकारा मुसलमानों को। उसने कहा कि जी कौन है जो मुझसे आके लड़ना चाहता है? कोई भी नहीं आया, सब वेट कर रहे क्योंकि सबको पता था ये तो अनडिफीटेड चैंपियन है, यानी हैवीवेट चैंपियन से कौन लड़ेगा जाके। अच्छा, दोबारा वो लड़का है और फिर उसने नारे ये भी लगाया कि भाई तुम लोग कहते हो ना जन्नत तुम लोगों ने जाना है, तो आओ मैं तुम्हारा जन्नत का रास्ता आसान कर देता हूँ। यानी जो मरना चाहता है आए मेरे से आके लड़ ले। तो वो अब उनके वहां पर का स्टाइल भी ये था, अरबों में थोड़ा सा इस तरह से मतलब लड़कारा करते थे। सैयदना अली ने फौरन से कहा जी मैंने लड़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, अली रुक जाओ, क्योंकि वो उस वक्त बहुत नौजवान थे। तो उन्होंने कहा नहीं अली तुम नहीं। उसके बाद दोबारा सैयदना अली खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी मैंने जाना है। आपने फरमाया नहीं अली, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं सैयदना अली के तवक्कल की बात कर रहा हूँ, अभी बहादुरी और शुजात तो भी आएगी, मैं तो सिर्फ तवक्कल की बात कर रहा हूँ। आपने तीसरी दफा कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ये अमर है। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ? सैयदना अली कहते तो क्या हुआ, अमर है तो क्या है, इसमें कैसी बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे डर है कि तुम्हें कत्ल ना कर दे। उन्होंने कहा नहीं, हालांकि उल्टा होगा इसका, मैं इसको कत्ल कर दूंगा, तो इसको डरना चाहिए मेरे से। यानी देखें कि तवक्कल, भरोसा, और यानी इसको हम ये नहीं कहते कि इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, ये है कि अल्लाह पर इतना भरोसा होना कि मैं मुसलमान हूं, ये मेरे सामने कर क्या सकता है। और इस तवक्कल के साथ आप मैदान जंग में कूद गए। अब वहां पे जाते हैं तो अब वो जो शख्स है आगे अमर, वो उनको आगे से कहता है कि भाई मेरे भाई के बेटे, मतलब वो मजाक में वो चलाता है ना कि एक बच्चे तुम क्या लड़ने के लिए आए हो, मेरे भाई शो करनी है, मेरे भाई के बेटे तुम क्यों मरने के लिए आ गए हो, मतलब कोई तुमसे बेहतर बंदा नहीं है, मतलब तुम जाओ या अपना काम करो, किसी प्रॉपर बंदे को भेजो जो कि आके मुझसे मुकाबला करे। तो सैयदना अली ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हें, क्योंकि उसका एक मिजाज था कि वो कहता कि जी मैं अपने बंदों को मारने से पहले अगर तुमने लड़ना ही है तो मैं तुम्हें एक ख्वाहिश देता हूँ। अच्छा। क्या ख्वाहिश चाहते हो मेरे से? उन्होंने कहा ख्वाहिश है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर अगर ये नहीं हो सकता तो फिर यहाँ से वापस लौट के चले जाओ। अच्छा, अब हाँ, ये कॉन्फिडेंस, हाँ ये कॉन्फिडेंस भी और ये उनकी हिकमत भी है। इस्लाम कबूल कर लो तो फिर हम भाई बन जाएंगे, तुम्हारे से लड़ाई कोई नहीं होगी। उसने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, ये तो मेरी शान के खिलाफ है, फिर यहाँ से वापस चले जाओ, ये हो नहीं सकता। कहते फिर तीसरी शर्त ये कि फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। और फिर वो एक जबरदस्त आपस में इनकी लड़ाई शुरू हुई कि साहबा बयान करते हैं कि बस तलवारों की आवाजें आ रही हैं और गर्द और गुबार इतना उड़ रहा है और इतनी फुर्तीली ये इनकी आपस में एक फाइट हो रही है कि इतना गर्द उड़ रहा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय के बस वो एक गर्दो गुबार का एक भौचाल है समझे कि जो वहां पे नजर आ रहा है। और एकदम से उसके बीच में से आवाज आती है अल्लाह अकबर की, और सैयदना अली जो है वहां से बाहर निकलते हैं और वो पीछे जो है वो लेटा पड़ा हुआ है। यानी आप सोचें कि यानी एक ऐसा शख्स की मिसाल मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे
आउटकम का तो किसी को मालूम नहीं होता ना, लेकिन आपको ये पता है कि अगर अल्लाह मेरे साथ है तो बस फिर मुझे किस चीज़ का खौफ और किस चीज़ का गम। तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि सैयदना अली की लाइफ से अगर आपने एक चीज़ सीखनी है तो वो सीखेंगे कि बहादुरी और अल्लाह ताला पर तवक्कल, ये उनके अंदर बेपनाह था। अच्छा, अब एक तरफ तो बहादुरी देख रहे हैं, रिश्ता भी बड़ा उनका बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो भी एक वाक़या हम उनकी ज़िंदगी से अखज़ कर सकते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जहन में दुनिया की सारी बातें चल रही होती हैं। वो कहते थे कि मेरी जिस्म से अगर तीर निकालना है तो उस वक्त निकालना जब मैं हालत नमाज में हूँ। और फिर नमाज ख़त्म करके वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हाँ भाई तीर का क्या हुआ, तो वो कहते हैं अली करम वजहो, हमने तो निकाल दिया। तो उन्हें पता ही नहीं चला, इस कदर वो गुम थे, मगन थे अल्लाह ताला की इबादत में कि उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके जिस्म से तीर निकाल दिया गया। या फिर एक तरफ अगर हम देखें कि बहादुरी है तो दूसरी तरफ रहम भी देखते हैं कि जब इब्न मुलजम सामने आता है तो फिर उस वक्त वो कहते हैं कि भाई इसकी जो जंजीरें हैं, जिस तरह जकड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा आराम दे दो। तो वहाँ पर तो वो इंसान के तौर पर देख रहे हैं, उसको दुश्मन के तौर पर नहीं देख रहे। देखिए बिल्कुल, जो दिल की नरमी है वो भी मौजूद है, उन पर ज़र्ब लगाई। बेशक, जो अगर ये वाक़या आप देखें कि यानी जो आपकी शहादत के ऊपर वाक़या हुआ, ये असल में जो उस ज़माने के जो ख़वारिज थे ये इतना फसाद बर्पा कर रहे थे कि वो ये चाहते थे कि एक तरफ सैयदना मुआविया को, एक दफ़ा सैयदना अली को और अमर बिन आस, तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मतलब और तीनों डिफरेंट शहरों में। तो उन्होंने प्लान ये किया। उन्होंने, आप ये देखें ना, ये खवारिजी मेंटालिटी को जरा समझें। वो ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो ये वो लोग हैं जो ज़्यादा यानी मोमिनों से भी ज़्यादा मोमिन बनना चाह रहे हैं। वो ये फैसला कर रहे हैं कि भाई जो आपस में मुसलमानों की जो एक थोड़ी बहुत एक टेंशन बनी हुई है, इस टेंशन का इलाज ये सबको ख़त्म कर दिया जाए और सारों को असैसिनेट करते हैं एट द सेम टाइम। अब हुआ ये कि जो सैयदना अली को असैसिनेट करने के लिए इब्न मुलजम जब जाता है, वो जाके कहता है कि यानी नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात कहना उनके बारे में कि जी तुम अल्लाह और उसके रसूल की बातों के खिलाफ कोई फैसले कर रहे हो। और वो तलवार भी वो लेके आता है जिसके ऊपर जहर लगा हुआ है और उनके सर के ऊपर स्ट्राइक करता है। अच्छा, इसके बाद यानी सैयदना अली ने जो इंस्ट्रक्शन दी है आफ्टर बीइंग हिट, आप हुक्म ये देते हैं कि यानी एक जान के बदले एक जान, यानी मेरी वजह से इसके खिलाफ खूनरेजी की कैंपेन ना चला देना। यानी अगर इसकी वजह से मैं मर जाऊं, क्योंकि अभी तो जख्म लगा है ना, अगर इसकी वजह से मैं दुनिया से रुखसत हो जाता हूं तो ऐसा ना करना कि इसके साथ 50 बंदे को और बीच में ले आओ, बल्कि एक जान के बदले एक जान। और फिर जिस तरह आपने बताया कि वही उसके साथ बिल्कुल कोई ज्यादती ना हो, कोई किसी किस्म का वो ना हो, इससे पता चलता है कि सैयदना अली जो है वो रहम दिल कितने ज़्यादा थे। बिल्कुल सही बात है। और फाइनली अगर सिर्फ इसमें मैं एक हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि उन्होंने कहा था कि अली के मामले में 2 गिरोह ऐसे हैं जो हलाक होंगे, और उनमें से एक गिरोह तो वो है कि जो उनकी मोहब्बत में इफरात से काम ले, और दूसरा वो जो दुश्मनी की इंतहा पर चले जाए। तो ये हदीस है जिससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में लॉकडाउन में तो नरमी कर दी गई है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आने वाली मरीज़ों की तादाद में कमी दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए 2 सरकारी महकमे सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और मैदान में आगे हैं। उनमें से एक महकमा सेहत का अमला है जो बराह रास्त मरीज़ों की देखभाल में मसरूफ़ है, जबकि दूसरा महकमा है पुलिस का, जो कि मुतासरीन की तादाद कम से कम रखने में हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए फ़ाल है। इन आदाद व शुमार के मुताबिक पुलिस एहलकार वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिनकी तादाद किसी भी दूसरे सरकारी महकमे से ज़्यादा है, चाहे वो महकमा सेहत का अमला ही क्यों ना हो। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं, कितने एहलकार कोरोना का शिकार हुए हैं, इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा रही है, बात करेंगे सहूर बाबर फरीद साहब से, जो कि SSP ऑपरेशंस हैं पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़हूर साहब, अब तक KP में या ख़ास तौर पर अगर पेशावर की बात की जाए तो कितने ऐसे पुलिस एहलकार हैं हमारे जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और उनके लिए फिर अब हुकूमत या जो पुलिस का महकमा है वो क्या इंतज़ाम कर रहा है? देखें, हमारे पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये 22 मार्च से लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है कोरोना रिलेटेड, तो उसमें शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। आपको पता है कि पेशावर में काफ़ी केसेस निकले हैं और पुलिस का एक फ्रंट लाइन का किरदार भी है। तो उसमें अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऑफिशल्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं उनके रिज़ल्ट्स। हमारे 17 ऑफिशल्स हैं जिनमें हमारे DSPs हैं, 3 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और जो कांस्टेबल्स हैं, उनके केसेस पॉजिटिव आए हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह सीरियस केस नहीं आया है। उसमें हमने उनको सेल्फ क्वारंटीन यानी होम क्वारंटीन वो हुए हैं और उनको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हमारा अपना एक जो हेडक्वार्टर का एक SOP है, उसे हम डेली बेसिस पे उनका पूछते हैं कि उनको टेम्परेचर है या कोई और सिम्टम्स हैं सिवियर,
तो उसी मुताबिक पर हम उनका इलाज कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पुलिस फोर्स को क्या क्या हिफाजती जो गेयर है वो दिया गया है, क्योंकि जाहिर है एक अहम मरला होता है कि वो बाहर जाते हैं, लोगों के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का मरला है उसको सही करना होता है उन्होंने, और फिर जाहिर है कोरोना की वबा से बचने के लिए उन्हें भी ज़रूरत होती है कि वो तमाम प्रोटेक्टिव गेयर पहने। देखें, जिस तरह आपको पता है कि आपने कहा है कि पुलिस एक फ्रंट लाइन पे उसका एक किरदार है ये कोविड रिलेटेड। हमारी सीपीज़ हैं तमाम शहर में एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे। उसके अलावा जो पॉजिटिव केसेस निकलते हैं पेशावर में 150 के करीब जो हैं वो लॉकडाउन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा 2 बड़े क्वारंटीन सेंटर हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट है। और जब से ये लॉकडाउन ईज़ हुआ है तो आपको पता है कि बाज़ारों में और रोड्स पे काफ़ी रश बढ़ गया है। तो हमारी एक SOP है जो हमारे CCPO साहब ने बनाई है कि हम तमाम जितनी भी हमारी डिप्लॉयमेंट है उनको डेली बेसिस पे मास्क देते हैं, सैनिटाइज़र्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जितने हमारी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हम उसको डिसइंफेक्टेंट के थ्रू उसकी सफाई करते हैं, डीक्लोरिनेट करते हैं। तो ये हमारी SOPs में शामिल है। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़रूर साहब कि लोगों की तरफ से कितना कोऑपरेशन आप लोगों को नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ये देखा जा रहा है कि लोग बात नहीं मानते और वो बाज़ारों में निकल पड़े हैं और बग़ैर किसी हिफाजती इंतज़ाम के वो शॉपिंग कर रहे हैं। नेचुरली ये एक बहुत ही एक वरीसम सिनेरियो है जिसका आपने जिक्र किया है कि जब से ये लॉकडाउन ईज़ हुआ है हुकूमत की तरफ से तो लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। और उसका एक नेचुरल वो रीज़न ये भी है कि काफ़ी अरसा ये लॉकडाउन रहा है। तो हमारी तरफ से यही होती है कि कोशिश यही होती है कि ट्रेडर्स के साथ, दूसरे कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं, उलमाए कराम, उनके साथ हम वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करते रहते हैं और उनको जो इफ़ेक्ट्स हैं कोविड के वो बताते रहते हैं, जो नुकसानात हैं। और आपको ये भी पता होगा कि पेशावर जो है वो एक तरह से एपी सेंटर बन गया है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं पेशावर में। तो उसी रिलेटेड हमारे साथ टू बी ऑनेस्ट ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है, उलमाए कराम है, उनका बड़ा उनकी बड़ी हेल्प रही है हमारे साथ। और नेचुरली बाज़ारों में रश होता है तो हम अपने जो सिटी पेट्रोल राइडर्स हैं, हमारी मोबाइल्स हैं, उनके थ्रू हम ऐलानात कराते रहते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरी SOPs हैं उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लेकिन जनरली क्या पब्लिक का रवैया ऐसा है, वो इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इतना पॉजिटिव नहीं है उनकी तरफ से उनका रवैया। वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जगहों पे इसी तरह होता है कि स्टोर्स के सामने, बैंक्स के सामने और या बड़े शॉपिंग मॉल्स में वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो SOP है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे होते। ज़हूर साहब, अब एक और चीज़ भी आपसे मैं पूछूंगी कि पुलिस का रवैया, मतलब जाहिर है हमने एक तरफ तो देखा कि लोग बड़ा ही नॉन सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। जब पुलिस उनको रोकती है या कहीं वो कहते हैं कि करीब ना खड़े हों या मास्क पहने तो आगे से बदतमीज़ी भी करते हैं पुलिस एहलकारों के साथ अवाम। अच्छा, दूसरी तरफ यही हाल जो है वो सरकारी अफसरान का या आवाम का, पुलिस का भी है कि हमने एक वीडियो वो भी देखी कि जो कहीं बाजौड़ में गालिबन या कहीं वो एक गोश्त की दुकान थी और उस पर कोई DC या AC वगैरह वो चला गया और उसने वहाँ पर उस दुकानदार को बड़ा मारा और वो भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। तो ये दोनों तरफ आप लोग रवैयों की जो ये एक जंग है वो किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं? अपने लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि आगे से बदतमीज़ी आए तो वो क्या करें, और अपने लोगों को किस तरह से ये समझा रहे हैं कि आपने भी किसी अवाम के या शहरी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी? देखें, हमारी तो जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है और वो SOPs हम उनको समझाते हैं कि आपने इस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी SOPs हैं, फासला रखना है और ग्लव सैनिटाइज़र का यूज़ बड़े बड़े स्टोर्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे, और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होती हैं कि कौन कौन से शॉप्स खुली हुई होंगी, कौन सी बंद होंगी, तो उसकी तो हम वक्तन फ़वक्तन उनको ब्रीफिंग करते रहते हैं। जहाँ तक सवाल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, तो आपको पता है पेशावर एक बहुत बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, मोर देन 5 मिलियन इसकी आबादी है, तो लाजमन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में ऊंच नीच आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इस तरह अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। कोई एक आध जहाँ पे वायलेशंस होती हैं तो उसके ख़िलाफ़ हम केसेस भी रजिस्टर करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही तरीके से नरमी के साथ उनको समझाएं। और इक्का दुक्का जहाँ पे कोई पुलिस की तरफ से हाई हैंडेडनेस होती है तो हम अपने एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़हूर अफरीदी साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
बैक टू द शो नाजरीन। और अब वक्त हुआ है कराची जाने का। कराची में आज हमारे लिए क्या तैयार होगा, खाएंगी तो वो आयशा खुद ही, लेकिन हमारे लिए तैयार करती हैं, बेसिकली आपके लिए तैयार करती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुम्मा मुबारक। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस टाइम जी बहुत मुबारक। इस टाइम अफ्तारी सब बना रहे होंगे अपने लिए, दस्तरखान में नई नई चीज़ें बनाते हैं। दिल चाहता है कि रोज़ नई रेसिपी लाई जाए। हम जैसे कि पूरे वीक हमने इटालियन बनाया और बहुत फास्ट फूड बनाया, तो आज हमने सोचा कि हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या रेसिपी बनाई जाए। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स बीन चना चाट। अच्छा, आज हम स्लो हो गए ज़रा, फास्ट फूड से अब हम स्लो फूड पे आ गए। हाँ, लेकिन आज हमारे साथ सबरोसो भी है, हम उसके बनाएंगे क्रिस्पी पॉपर्स, और साथ हम एक ड्रिंक भी बनाएंगे जो सरप्राइज है। मैं आपको पता है ना, जरा बाद में बताती हूँ कि क्या नई ड्रिंक लाई हूँ। बिल्कुल सही बात है, बस तो शुरू हो जाइए, फिर आगाज करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं बॉईल करे हुए हैं ये काले चने। इसे बिल्कुल बॉईल कर लिया था मैंने। पता है क्या किया था, सबको बॉईल किया था तो उसमें थोड़ा थोड़ा नमक शामिल किया था। रेसिपी पे मैंने लिखा है कि नमक आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप भी बॉईल कर रहे हैं इन्हें और इसमें नमक शामिल कर रहे हैं तो फिर नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 कप हमने काले चने लिए हैं, साथ हम इसमें वाइट चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। काले चने जो हैं वो हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं और फुल प्रोटीन है, जैसे कि बीन्स, रेड बीन्स बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। आप इसका इस्तेमाल करें, वैसे भी आप अपनी डाइट में से ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छी इस तरह से फ्रूट, ये सैलेड भी बन सकती है। इस तरह आप बीन्स लें, उसमें आप सब्जियां ऐड कर लें, जैसे कि कोकम्बर डाल लें आप, इसमें प्याज, टमाटर, आइसबर्ग, इस टाइप की चीज़ें मिलाएं और ड्रेसिंग बनाएं, उसके साथ बनाएं, एंजॉय करें, बहुत अच्छा बनता है। साथ अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने आमलेट चॉप लिए थे, 1 प्याज लिया था, बस वो शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई हैं, वो शामिल कर देती हूँ। जिन्हें पसंद हो वो शामिल करें, ना अगर बच्चे भी होते हैं जैसे उन्हें नहीं पसंद होती, मिर्चें लग जाती हैं, तो ना शामिल करें, वैसे अच्छा सा टेस्ट देते हैं। साथ इसमें जो मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ वो चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बहुत ही मज़े का, इसे चाट को मज़ा देने के लिए ना होता है ना, कुछ खट्टी मीठी कुछ चटपटी चाट हो तो उसमें नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस लिया था, वो पूरा शामिल कर दिया है। और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और साथ केचप। चिली सॉस आयशा को बड़ी 4 खाने के चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है। जी बहुत मज़े का बनती है ये चाट, ज़रूर बनाएं अगर ये चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो इसे बनाएं। 4 खाने के चम्मच मैंने चिली सॉस लिया था और 4 खाने के चम्मच ही मैं केचप शामिल कर रही हूँ। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर डाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। टमाटर इसमें शामिल करेंगे चॉप किए हुए। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे साथ, और इसे मज़ेदार बनाने के लिए हम इसे मांडा पट्टी जो होती है उसकी पापड़ी तैयार करेंगे। हम अभी इसे फ्राई करेंगे मेज़ान कनोला ऑयल में, और फिर ये हमारी चाट तैयार हो जाएगी। क्योंकि चाट बनाएं और उसके ऊपर आप क्रिस्पी पापड़ी ना डालें तो मज़ा नहीं आता। ये आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल है, और ये पता है आप लोगों को बहुत हेल्दी चाट है। जो आप लोग रोज़ाना मसालेदार चाट बना के खाते हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन मसालेदार ये चाट है। इसमें टेस्ट भी है, मसाला भी है सारा, और हेल्दी कितनी है आप ये देखें। इसमें ना बीन्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। इम्यूनी सिस्टम कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाया जाए, तो आप ये चाट बनाएं अपने दस्तरखान में और इसे खाएं आप डेली, तो कितनी अच्छी ये चाट हो गई है। साथ अब हम यहाँ पे जो हमने कहा था कि हम मांडा पट्टी से पापड़ी तैयार करेंगे, उसके लिए हम एक पैन ले लेते हैं। ले ले, चले इजाजत है, पैन ले। बहुत खामोश है, हम सुन रहे हैं आपकी जो गुफ्तगू सुनीद है। नहीं, इतना सन्नाटा नहीं है, हम असल में देख रहे हैं कि आप किस कदर बिल्कुल एहतमाम से और इंतहाई तनदही से उस चाट के जो लवाजमात हैं उसको मिक्स कर रही हैं। जी बिल्कुल। यहाँ मैं ले लेती हूँ मेज़ान कनोला ऑयल, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब इसको तैयार किया जाता है ऑयल को, इसकी एक तो रेंज बहुत है, इसमें कुकिंग ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल भी है और कनोला भी है। जब इसे तैयार किया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कुदरती अज्जा जो इसमें शामिल है, वाइटामिन्स जो शामिल हैं, वो ज़ायल ना हो। तो ये हम ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ फ्राई करना है पापड़ी। अगर हमें ऑयल कम लगेगा तो हम और ले लेंगे। ये गरम हो रहा है। पापड़ी जो है ये आप फ्राई कर लेंगी, ये तो वैसे अब मार्केट से मिल भी जाती है। इस तरह से, हाँ वो भी मिलती है, वो जरा मार्केट से मिलती है ना, हेल्दी नहीं है आजकल, आपको पता है, एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह के पैकेट में मिलती है, ये लाएं, उसे
साफ सुथरा बनाएं खुद घर में। जब इतनी हेल्दी आप वो बना रहे हैं अपनी चाट और आप उसमें बाजार की लाके पापड़ी डालेंगे, तो ये जिस चीज को आप फ्राई कर रहे हैं ये भी तो मार्केट से ही लिया होगा। तो ये अच्छी पैकिंग वाला खाना है ना, हाँ, पैकिंग वाले साफ सुथरी जगह बना हुआ। ठीक है, गुड गुड, शाबाश। ये हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। फिर हम अपनी आ जाएंगे। अच्छा, वैसे ये पट्टी घर में भी बना सकते हैं ना? कर लेते हैं। जी जी, घर में भी बना सकते हैं, उसका भी बहुत आसान तरीका है। वो अगर आप कहें तो मैं अभी बता दूं। बता दें। यहाँ पे आप ले लें, मैदा ले लें, उसमें घी डालें उसमें। अच्छा, हिसाब से बताती हूँ। आप 2 कप मैदा ले लें, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालें और साथ आप उसमें घी डालें। फिर उसको क्रम सा बनाएं, इस तरह से ना अच्छी तरह मिक्स करें। फिर जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए घी उसके अंदर, तो फिर आप उसे पानी से उसकी डो, सिंपल पानी से डो उसकी गूंद लें और उसे आप रख दें आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए। फिर आप उसकी रोटी बेलें, एक बेलेंगे आप। फिर अलग से आपने एक प्याला लेना, उसमें घी डालना है 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच मैदा शामिल करना। उसे अच्छी तरह फेंटें और मिक्स करें और उसकी लेयर लगाएं। जब आप उसकी लेयर लगाएंगे, फिर एक रोटी रखें, फिर उसकी लेयर लगाएं, फिर एक रोटी रखें, फिर घी और मैदे की लेयर लगाएं। इस तरह से 5 आप लेयर लगाने के बाद उसे अच्छी तरह बड़ा सा बेल लें। फिर उसके बाद आपके पास तवा, जैसे कि कल मैंने बनाया था तवा कीमा, आप लोगों को याद होगा, तो वैसा तवा हो, उस पर आप उसे फ्राई करें और फिर वो एक एक करके उसकी लेयर्स उतरती रहेंगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास टाइम होता है तो हम जरूर बनाते। जी नहीं, खराब नहीं होती। अगर हमारे लेयर्स में जो चीज होती है वो जरा डेलिकेट होती है बनाने में, जरा मुश्किल होता है लोगों के लिए लेयर्स, और फिर उनकी जो बैलेंसिंग है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, आप तो एक्सपर्ट खातून हैं। लेकिन शौक हो। अच्छा, आपको कैसे पता? बस अब ये 20 दिन में सीख गए, देख देख के आपको हम यकीन कर लिया हमने कि आप एक्सपर्ट खातून हैं। आप कहीं बस एक्सपोर्ट ना हो जाइएगा। चलें, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारी पापड़ी फ्राई हो रही है। और वो फ्राई होती जा रही है, गोल्डन कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से और डाल देंगे फ्राई करने। निकल कम रही है, गिर ज्यादा रही है। ये देखें, फिर आप इसका इल्जाम मुझ पे लगा देंगे कि वैसे नजर लगा दी। वो ड्रिंक पे लगाते हैं खाली नजर। वो उस टाइम उन्हें इतनी प्यास लग रही होती है, इतनी शिद्दत से ना, और वो ड्रिंक को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि वो ना। ठीक है, चले हम आपको रोकते हैं फौरन, हमें एक और जगह जाना है और हमारी बात हमने करनी है यूरिक एसिड के हवाले से। अगर हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड बनाता है तो यूरिक एसिड का नमक हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, जो सोजिश और दर्द का बायस बनता है, और ये घटिया कहलाता है। यूरिक एसिड जिस्म में क्यों बढ़ता है, इसकी वजूहात क्या हैं, रमज़ान में यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे करें, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़फ़र साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, ये जो यूरिक एसिड है ये क्या होता है और कैसे बढ़ जाता है और कैसे नुकसान देता है इंसान को? देखिए, इंसानी जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं नॉर्मल, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बनती रहती हैं। उसमें से एक यूरिक एसिड भी है जो हम सब के जिस्म में बनता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। और ज़्यादा बनने की ढेर सारी वजूहत हो सकती हैं। कुछ लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं, उनमें बनता ही ज़्यादा है। जिस तरह किसी बंदे को मिसाल के तौर पे पसीना ज़्यादा आता है, इसी तरह किसी के जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। लेकिन इसका जो दूसरा लिंक है वो हमारी डाइट के साथ भी है कि हम खाते क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या है। तो बनने की वजूहत जेनेटिकली भी हो सकती हैं कि बंदा हेल्दी खाता है, अदरवाइज उसका लाइफस्टाइल ठीक है। कोई ऐसी खास चीज़ें हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता हो? देखिए, कुछ चीज़ें तो आमतौर पे नोन है लोगों को। लोग कहते हैं कि इससे आम लोगों को जिससे भी बात करें यूरिक एसिड के बारे में, तो कुछ चीज़ें लोग आपको बता देंगे कि जी गोश्त से बढ़ता है, या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़ता है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट लोगों में क्लियर नहीं है वो है कि ज़्यादा कैलोरीज आप किसी भी फॉर्म में लें, आप ज़्यादा चीनी लें, आप ज़्यादा गोश्त खाएँ, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें लें, तो ये यूरिक एसिड ज़्यादा कैलोरीज से भी बनता है। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो आमतौर पर हमारी डेली डाइट में, रेड मीट है, इसी तरह सब्जियों में जिस तरह स्पिनच है, फ्रूट वगैरह सारा ठीक है, लेकिन कुछ फ्रूट जिस तरह स्ट्रॉबेरीज हो गई उसमें ज़्यादा होता है। सी फूड में अक्सर जिस तरह सार्डीन्स हो गई, आपकी कुछ बाकी जो ख़ास किस्म की फ़िश जो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाई जाती, बाहर के मुल्कों में अवेलेबल होती हैं, तो सी फूड में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये जो जब अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ज़रूरी है कि ये घटिया के मर्ज़ की तरफ जाएं, या ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में। इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में लोगों को ठीक एडवाइस नहीं मिलती।
आपके खून के टेस्ट में यूरिक एसिड का ज़्यादा आना एक बात है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होना दूसरी बात है। इसकी मिसाल इस तरह लेके अगर आप एक ग्रुप मार्केट में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं और 500-600 लोगों का यूरिक एसिड चेक कर लें, तो उसमें से 50-60 लोग आपको ऐसे नजर आ जाएंगे जिनमें यूरिक एसिड ब्लड में तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी वजह से उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ना फ्यूचर में होने का कोई चांस होगा। तो यूरिक एसिड अगर ब्लड टेस्ट पे ज़्यादा आ जाता है तो उसको क्लिनिकली डॉक्टर को देखना चाहिए कि इस पेशेंट को, इस बंदे को जिसने यूरिक एसिड किसी वजह से भी करवाया है और ये टेस्ट ज़्यादा आ गया, तो क्या इसको वाकई इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। अक्सर लोगों को नहीं होती और अक्सर लोगों को जोड़ों की बीमारी भी यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती, किसी और वजह से होती है। जी। तो इलाज अब है क्या? यूरिक एसिड जिसका बहुत ज़्यादा है या कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उसका इलाज क्या है फिर? देखिए, पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा तो इस पेशेंट को कोई नुकसान भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर तो सिर्फ यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट में ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को कोई मसला नहीं है, जनरली ठीक है, जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको हम नॉर्मली एडवाइस नहीं करते किसी किस्म की ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट में भी ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको गाउट हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं ना जोड़ों की सोजिश की बीमारी, गाउट हो सकते हैं, तो उन लोगों को फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। 2 किस्म की ट्रीटमेंट हो सकती हैं। जो पहला स्टेप है वो हर एक को गोली खाने से पहले उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का हम कहते हैं कि आप अपना कैलोरी इंटेक कम करें, आप अपना वेट कम करें, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। इसलिए आपने रोज़ों की बात की, रोज़ों में अगर लोग थोड़े डिहाइड्रेटेड हैं ऐसे वाक़यात बढ़ जाते हैं, आते हैं क्लिनिक्स में ज़्यादा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएँ और कैलोरी इंटेक कम करें। और जिन चीज़ों में यूरिक एसिड नोन है कि ज़्यादा है, जिस तरह रेड मीट है, अल्कोहल अगर कोई यूज़ करता है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि इन चीज़ों का इंटेक कम करें। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर मेडिसिन आती हैं। जो लोग ये सारी मेजर्स कर रहे हैं उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो रहा उनका यूरिक एसिड, उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उनको फिर हम मेडिकेशन पर एडवाइस करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी बताइए कि सबसे आसान तरीका क्या है ये पता लगाने का कि क्या किसी शख्स में यूरिक एसिड की ज़्यादती है या नहीं? देखिए, आसान चीज़ तो ज़ाहिर खून का टेस्ट है कि खून का टेस्ट किया जाए, लेकिन एक जनरल जो एक प्रिंसिपल है कि जिन लोगों को बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो डायबिटिक हैं, जो ओवरवेट हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो जिन लोगों में ये अलामात मौजूद हैं तो उन लोगों को अपना यूरिक एसिड का टेस्ट अगर कराएं तो अक्सर में यूरिक एसिड का टेस्ट भी ज़्यादा आता है। अच्छा, वो जो क्रिस्टल्स वाली बात होती है वो भी, उससे भी क्या पता चल सकता है? उससे भी हम क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं कि मेरा या किसी शख्स का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा अगर आपको यूरिन में क्रिस्टल्स नजर आए? नहीं, क्रिस्टल्स तो नॉर्मली हम उस वक्त देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है और उसका एक जॉइंट सूजा हुआ है, वार्म है, गर्म है, और उसमें एक हमारा डायग्नोसिस ये भी हो सकता है कि क्या यूरिक एसिड की वजह से है या इसमें इन्फेक्शन है, तो उसमें से हम फ्लूइड लेके उसे क्रिस्टल चेक करते हैं। अगर क्रिस्टल नजर आ जाए तो हम कहते हैं यूरिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो सादा तरीका तो ये कि खून का आम सा टेस्ट होता है यूरिक एसिड का, वो करवा लेना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा कोशिश मैं ये आपको करूँगा कि हर बंदा जो अदरवाइज हेल्थी है वो यूरिक एसिड फजूल में ना चेक कराए। होता ये कि अगर 5-6 तक रेंज ठीक है और उसका थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, 7.5 आ गया, तब उसको गैर ज़रूरी तौर पे दवाएं लोग प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। वो खुद भी, अपने ख़ानदान वाले भी, बंदा खुद भी ज़रा परेशान हो जाता है। तो उस वक्त किया जाए जब कोई डॉक्टर आपको कहे कि जी हमें शक है कि आपको यूरिक एसिड की वजह से तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर डॉक्टर की कहने भी यूरिक एसिड चेक करवाएं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि रमज़ान में रोज़ा रखने के हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए इस मर्ज़ के मरीज़ों को? रमज़ान में देखें, जैसे हमारा कल्चर है कि हम तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और बाकी अदरवाइज़ अगरचे रोज़ा होता है लेकिन ओवरऑल हमारा कैलोरी इंटेक देखें तो कहीं कहीं हम ज़्यादा खा जाते हैं। पहले तो एक एहतियात करें कि रमज़ान का जो मकसद है कि आपने रोज़ा रखा, खुराक में ज़रा मॉडरेशन से काम लें। जब इफ्तारी का वक्त हो तो वो सारे दिन की कसर नहीं निकालनी चाहिए। दूसरा, जितनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिए सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, और थोड़ा थोड़ा करके इफ्तारी से लेके सहरी तक जितना लोग अगर जो जाग रहे होते हैं, तरावी पढ़ रहे होते हैं, तो जो ड्यूरेशन जिसमें वो जाग, उसमें थोड़ी थोड़ी अपनी हाइड्रेशन जारी रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। और बाकी ज़ाहिर है कि गोश्त और इन चीज़ों का, तली हुई चीज़ें, फ्राई चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल कम से कम रखें। वो रमज़ान के अलावा भी हमें ये करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। जी, तो ज़रा कराची चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, चाट जो थी, बीन्स की चाट बन गई है आयशा? वो जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और उस पर मैंने जो पापड़ी फ्राई की थी वो भी लगा दी है। बहुत मज़ेदार ये चाट तैयार हो गई है। और अब मज़ेदार तो बाद में फैसला होगा ना जब खाएंगे। ये लोबिया तो नहीं है? वो तो इतने लोबिया है ना उसमें,
अच्छा, लोबिया भी है, ठीक है। तो यानी कि बीन्स और पीस दोनों की चाट है ये फिर। हाँ, तो तब मैं आप बता रही थी तो आप मतलब ध्यान से नहीं देख रही थी ना, देखा? सॉरी, आज आप पकड़ी गई हैं। बिल्कुल, देखें ये पकड़ी जाती हैं लेकिन कभी ये जेल नहीं गई, ये बाहर फिर रहे होते हैं पकड़ने के बावजूद। अमीर लोग हैं ना, इनका कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अब आप क्या करती हुई पकड़ी गई हैं, ये बताएं। सेकंड डिश की तरफ आ गई हैं? बेफिक्र रहे हैं। हाँ, सेकंड डिश पे आ गई हूँ मैं। बिल्कुल आप कहते हो सूरत हाल, मेरी भी जबान पे यही चढ़ गया कि अब सूरत हाल ये है कि हम सेकंड डिश पे आ गए और हम बना रहे हैं यहाँ पे जी सब रोस्ट होके चिकन क्रिस्पी पॉपर्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑयल गरम करने रख दिया है, ये हम इसमें फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल भी गरम हो ही गया है। क्रिस्पी पॉपर्स सब रोस्टों ने हमारी मुश्किल को कर दिया जी बिल्कुल आसान। इनकी बहुत बड़ी रेंज है फूड्स की। मैं भी बल्कि अपने घर लेके आई हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया है सहरी में इनके गोला कबाब और इनके सीख कबाब। मैं डेली मतलब 2 दिन हो गए और पराठे के साथ इन सब रोस्टों के ही पराठे लेके आई हूँ, क्योंकि ऑयल इतना घी नहीं है, उसकी लेयर जब खुलती है तो क्रिस्पी से होते हैं। आपको तो सब रोस्टों वालों ने गिफ्ट दिए होंगे बहुत सारे पराठे और बहुत सारे डब्बे। नहीं, अभी नहीं मिले मुझे ना। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज दे दे मुझे बहुत पसंद है गोला कबाब खासकर, और सीख कबाब और चपली कबाब बहुत मुझे पसंद आए हैं और मेरी फैमिली को भी आया। मैंने तरफ जो है वो आपने बता दिया। अकरम साहब से बात करते हैं, सरगोदा से वो कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक है अकरम भाई, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से। पहले रोजे से ही आपका नंबर मिला रहे हैं। अरे ओए, ये तो काफी दिन गुजर गए इंतजार में। चले, लेकिन देखें आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी हुई ना। जी जी बिल्कुल। और जो चीज ज्यादा देर के बाद मिलती है उसकी कदर भी ज्यादा होती है, मैंने सुना है। जो चीज ज्यादा देर के बाद या ज्यादा कोशिश के बाद मिले उसकी कदर भी ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा होती है जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। आमीन। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे। ये रमजान शरीफ तो जिंदगी में खुशकिस्मत लोगों के लिए आता है। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। ये बताएं कि एहतियात वगैरह कर रहे हैं सरगोदा में, बहुत ज्यादा बाहर सैर और तफरी के लिए तो नहीं निकल जाते? या रमजान अफ्तारी से पहले एक माहौल बना हुआ होता है ना, वो गरम गरम पकौड़े तले जा रहे हैं बाजारों में, वो लगे हुए हैं स्टॉल्स, वहां तो नहीं जाते आप कहीं? नहीं, वो तो हम नहीं जाते, अपने घर में ही तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ तो बस लॉकडाउन वैसे नाम की चीज है, लेकिन नजर से कोई चीज नहीं। अब ये लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लोग? आप समझाएं ना जरा उनको। नाम बदल दे लॉकडाउन का, मैं तो कहती हूँ। नहीं आ रहे, ये लोगों को सुधारना बड़ा जरूरी है भाई। देखें, ये अकरम साहब का भी यही पैगाम है। बहुत रश लगा हुआ है, दुकानें जब आप आज छुट्टी है, शटल बाहर दुकानों के आगे बैठे होते हैं इंतजार गाहकों की, बाद में फिर अंदर जाते हैं, फिर गाहकों को डील करके फिर ये कर्फ्यू ही सही है इस कौम के लिए भाई। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, सरगोदा के हवाले से आपने बताया हमें। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद से। हाँ जी, फैसल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी ठीक ठाक, जबरदस्त। आपको ठीक ठाक लग रहे हैं हम? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब ये बताएं, फैसलाबाद की सबसे खास मजेदार कौन सी चीज है जो अफ्तारी में होती है खाने में? खाने में अफ्तारी में ज्यादा पकोड़े और चिप्स। ये तो पाकिस्तानी अफ्तारी है ना, ये तो कौमी अफ्तारी है। फैसलाबाद की कौन सी चीज मशहूर है? हमारे घर में तो वैसे यही चलता है। वैसे मशहूर तो ये है कि ज्यादातर तो जो देसी फूड है वही चलता है। सही है, सही। जुगते होती हैं आपके साथ रमजान में अफ्तार पर? नहीं जुगते नहीं होती यहाँ पे भी। अच्छा, अभी तो घंटा घर की बड़ी मशहूर चीजें हैं। दाल चावल बड़ा मशहूर है फैसलाबाद का, छोले भटूरे बड़े मशहूर है फैसलाबाद के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आप आए, आपको खिलाएं। हम आ चुके हैं, खा चुके हैं, तभी तो बता रहे हैं आपसे। इसलिए पूछ रहे थे कि आप फैसलाबाद की जबान बन के लोगों को बताएंगे कि फैसलाबाद का क्या मशहूर है, लेकिन वो मैंने बता दिया। आप मुझे ये बताएं, दूसरा सवाल मैंने तैयार रखा हुआ है आपके लिए। आप ये बताएं कि बाजार में तो नहीं निकलते कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए, एहतियात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल नहीं निकलते, बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, तो चलें फिर एक काम करें ना फैसल साहब, जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, अगर उनके लिए कोई प्यारी सी खूबसूरत सी जुगत हो जाए। अभी तो कोई जहन में नहीं। ये क्या बात हुई फिर? आप सही फैसलाबादी नहीं है भाई। आप जो है ये जुगत हमें सोशल मीडिया पर हमारे पेज पर भेजिएगा ताकि हमें पता चले कि फैसलाबादी जो रंग है आपके अंदर वो कितना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। फैसलाबादी बड़े हाजिर दिमाग होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। अच्छा, सानिया साहिबा है हमारे साथ दुबई से।
दानिया, एक सानिया होती है, एक दानिया होती है, एक रानिया होती है, एक तानिया होती है। ये दानिया है। अस्सलाम वालेकुम दानिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दानिया, ठीक ठाक हैं आप? ठीक हूँ। कितने साल की हैं आप? 12 की, माशाल्लाह। आपने रोजा रखा हुआ है? जी। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। तो कितने रोजे रख लिए आपने? एक बात पूछी। हाँ पूछे। अच्छा, तो ना आपकी जब न्यूज़ होती है तो ना वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ रहिए, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? वाह वाह, ये देखो साइंस की बात की है बच्ची ने। ये हमारे साथ रहिए, ये कौन कहता है? ये हम लोग तो नहीं कहते भाई, हम तो कहते हैं, ये कहती हैं, ये शिफा कहती हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं, वो उसका मतलब दानिया ये होता है, अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे ना, तो ब्रेक पे जाते जाते हम लोगों को ये कहेंगे कि हमारे साथ रहिएगा। हाँ। तो उसका मतलब ये होता है कि आप चैनल ना बदलिए, बस इसी चैनल के साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। सही है, आप समझ में आ गया आपको? जी। अब आप एक काम कीजिएगा ना, जब आप बड़े होकर किसी प्रोग्राम में होस्ट बने ना, तो आप कहिएगा, कैसे कहेंगी हमारे साथ रहिए? क्या कि बताएं? हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू दानिया, बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ रहिएगा। आयशा, आप हमारे साथ रह रही हैं? जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ हैं तो बताइए क्या सूरत हाल है? मैं आपके साथ हूँ। हाँ, अब सूरत हाल यहाँ पहुँच गई कि अब ठंडी ठंडी ड्रिंक बनाएंगे। आप ब्रेक लेंगे या मैं बनाना शुरू करूँ? बनाए आप कह रही हैं ड्रिंक बना रही हैं और आप जो है वो इतनी सरप्राइज आपने जो है वो कोई रेसिपी रखी है, तो हम कैसे ब्रेक ले सकते हैं? गुस्ताखी कर सकते हैं क्या हम? जी, ग्रीन कोला मिल्कशेक है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ऑलपर्स, जो कि बहुत ही खालिश दूध है। इसमें मिलावट शामिल नहीं है और आजकल जैसे कि हालात चल रहे हैं और हमें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, तो हमें अपनी चीज़ें जो हम अपने खाने पीने की अशिया है उनका ख़ास ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ऑलपर्स 2 गिलास। यहाँ पे इसमें शामिल क्या क्या करूँगी वो बताती हूँ कि इसे मज़ेदार ड्रिंक आज कैसे बनाई जाए। ये है ग्रीन कोला, फ्रीजिंग ड्रिंक है ये शामिल कर देंगे हम पूरी इसमें। अब हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्रिंक ऑलरेडी बहुत मीठी होती है, तो हमने ये शामिल कर दी है। और इसमें हम ये है आइसक्रीम सोडा एसेंस, मिल जाता है बहुत आसानी से मार्केट में। आजकल तो हर चीज़ का एसेंस मिल जाता है और लाके रखने चाहिए। आपको अच्छी डिश बनानी है कोई, तो उसके लिए अब इसमें बस ये डाल दिया और ये थोड़ी सी मैं शामिल कर दूंगी ठंडी ठंडी बर्फ़ और इसमें अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। और फिर साथ में बताती हूँ कि इसे सर्व कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे जेली ली है, बनाना जेली है जो कि ग्रीन कलर की। जी हाँ, तुख मलंगा लिया है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कराची में, तो ज़रूरत है कि जैसे हम रोज़ा खोले ना तो हमें दिल चाहता है बस ठंडी ठंडी कोई ड्रिंक हमारे आगे हो। तो हमने तुख मलंगा लिया है, इसे पानी में भिगो दिया था हमने, इससे डबल होके फूल जाता है और इसे हम इस तरह से शामिल करेंगे ड्रिंक में। सबसे नीचे हम तुख मलंगा डालेंगे, 2 चम्मच हम ड्रिंक में डाल देते हैं क्योंकि हम 2 गिलास बना रहे हैं। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पे बनाना जेली ली है जो कि ग्रीन कलर की होती है। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी लगेगी और जब ये बाइट में आएगी, जी ब्लू येलो भी होती है, रेड भी होती है, लेकिन हम ग्रीन ड्रिंक बना रहे हैं ना, तो बस उसमें हम ग्रीन चीजें डालेंगे और कुछ नहीं कलर डालेंगे। आज कोई कलर अलाउ नहीं है। सही है, लेकिन बस मुझे ये अफसोस होता है इसीलिए पहना हुआ है मैंने। 2 गिलास बनाती हैं और अपने लिए नहीं बनाती हैं, आप सिर्फ हम दोनों के लिए बनाती हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप ऐसा मत किया। मेहमान नवाजी आजकल कर रही हूँ मैं। आज आपने कपड़े भी जो है ना वो ग्रीन कलर का दुपट्टा पहन के आइसक्रीम सोडा के साथ मैचिंग की हुई है कुछ। जी बिल्कुल, इसीलिए मैचिंग की है कि आज की इस ड्रिंक रेसिपी को मैं स्पेशल बना दूँ। गुड, मिक्स हो गया अच्छी तरह क्योंकि हमें कुछ अच्छी ब्लेंड नहीं करना था, सिर्फ मिक्स करना था हमें दूध और ग्रीन सोडा को और साथ आइसक्रीम सोडा एसेंस को। और अब ये हम शामिल कर देते हैं अपने गिलास में जिसमें हमने तुख मलंगा डाला था, जेली डाली थी और ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ और इसे ठंडी ठंडी ड्रिंक को रोज़ा खोलें आप, इससे बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत मज़े की होती है ये। और ये यहाँ पे वो तो हम आपको बताएंगे ना कि हम इसको पीने के बाद कैसा फील करेंगे। आप कैसे कह सकती हैं हमारे लिए? ये इनका कॉन्फिडेंस है। ड्रिंक पे या खुद पे? खुद पे, अपनी रेसिपीज पे। इतने दिन में आ गया है। हाँ, अपनी रेसिपी इतने दिन मैंने यहाँ पे बनाई चीज़ें तो मुझे आ गया है। मैं कह देती हूँ हर चीज़ प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और अगर अच्छी ना लगे तो शिफा को कॉल करें और वैस को कॉल करें, उन्हें बातें सुना दें।
या ये देखो ये जबरदस्त कैसे इन्होंने अपनी पटरी बदल ली फौरन। आयशा, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, तुम भी दगाबाज निकली। यहाँ तो मतलब ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तो ये फौरन जहाँ तुम्हें लगा कि रेसिपी सही पार्टी बदल दी है, पार्टी बदल दी, ये भी ऐसा हो नहीं सकता। आयशा इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग कहें देखें रोजाना कितनी कॉल्स आती हैं और लोग कितनी तारीफ करते हैं, और वो तारीफों वाली कॉल्स भी हम ही रिसीव करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, अब रेसिपी रिपीट करवा लें हम आपसे दोनों। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने फौरन रिपीट कीजिएगा। और इसमें चने भी शामिल किए हैं, मैंने बीन भी शामिल किए हैं। मैंने व्हाइट बीन भी लिया था, रेड बीन भी, लोबिया लिया था, और फिर मैंने चने भी लिए थे। काला चना बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, वो लिया था। और फिर मैंने सफ़ेद चना भी लिया था। वो उन चारों को मिक्स किया, साथ इसे बहुत मज़ेदार बनाने के लिए इसमें लेमन शामिल किया, चाट मसाला शामिल किया, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की, और साथ पिसा हुआ उसमें ज़ीरा भी था। मैं जब भी मिर्चें पीसती हूँ तो थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल करती हूँ, वो शामिल किया। साथ और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें केचप यूज़ किया और चिली सॉस यूज़ किया, ताकि बहुत मज़ेदार चटपटी चाट बने। प्याज डाले, टमाटर डाले, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली थोड़ी सी, अगर पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें, नहीं तो थोड़ी सी डालने एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। साथ मैंने मांडा पट्टियाँ ली थी, उसकी पापड़ी बनाई है, ताकि बहुत अच्छी मज़ेदार चाट बन जाए। पापड़ी के बगैर चाट जो है वो मुकम्मल नहीं होती, वैसे ये बात जरूरी है। बहुत शुक्रिया आयशा, पापड़ी के बगैर बिल्कुल आज भी आपने कमाल रेसिपीज बनाई, और फीडबैक तो आपको मिलता ही रहता है। अब वक्त हुआ है अफ्तार का, तो हम चलते हैं अफ्तार की तरफ, और आज की ट्रांसमिशन में हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।